किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज हमारे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों में से एक गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को बहुत ही गर्व और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन का इंतजार हर भारतवासी को रहता है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ संविधान को लागू कर दिया गया और तभी से भारत पूर्ण गणतंत्र घोषित हो गया और हमें सही मायनों में अपने अधिकारों की आजादी मिली। आज इस अवसर पर हम सभी समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और देखते हैं क्या विशेष है आज के कार्यक्रम में। राजमा की फसल में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का नियंत्रण। राजमा की खेती हरी फली और दाने दोनों के लिए की जाती है। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी खेती की है उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इस अवस्था में ही फसल में कई प्रकार के हानिकारक रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय से रोकथाम नहीं करने पर उपज में कमी आ जाती है। इसलिए राजमा की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है और इनकी रोकथाम किस प्रकार से करनी है, ये सभी आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि अंक में हम राजमा की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और इनके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप देखते हैं कि राजमा की फसल लगातार धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में इसकी किसानों की जो है प्रवृत्ति, इसको लेने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है और ये एक प्रमुख रूप से दलहन फसल के रूप में उभर के सामने भी आया है। पारंपरिक रूप से जो राजमा की खेती है ये खरीफ मौसम में होती है, लेकिन यदि प्रभावी नियंत्रण और उस अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करके यदि हम इस फसल को लें तो रबी में भी इसको हम लगा के अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम देखते हैं कि किसान अपने प्रक्षेत्र में राजमा की फसल ले रहा है, कहीं ना कहीं रोग व्याधि के कारण किसान जो है हताश हो जाता है और उसकी उपज जब कम होती है तो वो इस फसल को लेने से थोड़ा सा बचता है। तो आइए आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें कि किस प्रकार हम प्रभावी नियंत्रण अपनी राजमा की फसल में रोग व्याधि से कर सकते हैं। राजमा एक दलहनी फसल है जिसे पोषण का राजा भी कहा जाता है। राजमा में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इस फसल में कई रोगों का प्रकोप हो जाता है। मोज़ेक रोग दलहनी फसलों में लगने वाला रोग होता है। ये रोग सफेद मक्खी के द्वारा खेत में फैलता है। इस रोग के कारण शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं। पत्तियों का मोटा होने के साथ ही गहरे हरे रंग में बदल जाना, फसलों की पत्तियों में हरे पीले चितकबरे रंग के धब्बे दिखाई देना। यदि कुछ पौधों पर रोग दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़कर खेत से दूर जला देना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए सफेद मक्खी का नियंत्रण करना होगा।
इसके लिए डाइमेथोएट 500 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। राजमा की फसल में यदि देखें तो दो रोग जो है इसको भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इस फसल को, उपज को। इसमें प्रमुख रूप से जो है स्क्लोरेशियम एक फंगस है, कवक है, जिसके कारण तने में विगलन रोग के प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा जो इसमें हमको बीमारी देखने के लिए मिलती है इस फसल में, एंथ्रेक्नोज जिसको हम बोलते हैं, उस रोग के कारण राजमा की फसल में हमको उपज में नुकसान देखने के लिए मिलता है। लक्षण देखने की बात यदि हम देखें तो लक्षण जो है, पत्तियों में आपको हल्का सा भूरे रंग का धब्बा दिखाई देगा एंथ्रेक्नोज के लिए। और यदि हम तना विगलन की बात करें तो जो पौधा है, साथ साथ इसकी जो फलियां हैं, इस पे हमको सफ़ेद रंग की रुई के समान जो है ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। ये इसको, तने को और साथ ही साथ फलियों को भी ये प्रभावित करती है। राजमा की फसल में उकठा रोग की बात करें तो इस रोग का भी प्रकोप होता है। ये रोग कवक के द्वारा फैलता है तथा मृदा और बीज जनित रोग है। इसका प्रकोप पौधों की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसके कारण पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झुक जाती है। पौधे का रंग हल्का हरा होने लगता है। इसका प्रभाव फूल व पत्तियों पर भी दिखाई देता है, जिस कारण दाने सिकुड़ जाते हैं। रोग नियंत्रण के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। साथ ही बुआई से पहले रोग रोधी किस्मों को भी लगाएं। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बोएं। रोग के लक्षण अधिक दिखने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% का घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए। नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये दोनों जो बीमारी है कवक द्वारा होती है, तो हमें कवकनाशी का इस्तेमाल करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण कवकनाशी है, इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये मिश्रण है। इस दवा के मिश्रण को हम 2 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर यदि इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करने का भी किसान भाइयों आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप बुआई करते हैं, बुआई के बाद जब आपकी फल और फलियों का विकास शुरू हो रहा है, उस समय पूर्व और उसके पश्चात 15-15 दिन का अंतराल करके यदि आप इसका छिड़काव करेंगे तो प्रभावी रूप से इस रोग से आप नियंत्रित फसल को बचा सकते हैं। दूसरा जो एंथ्रेक्नोज बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर इस मिश्रण से दवा मार्केट में उपलब्ध है। इसके आपको 2 ग्राम प्रति लीटर जल में लेना है और इसका घोल बना के इसका भी छिड़काव करने से आपको एंथ्रेक्नोज की जो बीमारी है, इससे भी आपका नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। जो प्रमुख बात इसमें है ध्यान रखने की कि जो भी आप दवा का नियंत्रण करने के लिए घोल बना रहे हैं, उस घोल को आप बनाते समय अपना मुख, अपना जो है, आप अपनी आँखों को थोड़ा सा बचा के रखें, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घोल प्रिपेयर करते समय, तैयार करते समय इससे आपको नुकसान ना हो। और साथ ही साथ दवा का जो छिड़काव है वो सुबह या शाम के समय करें, ताकि दवा का प्रभावी रूप से पौधों पर असर देखने को मिले। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगले कृषि अंक में फिर आपसे मिलते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में मक्का की खेती साल के तीनों ही मौसम में होती है और किसान इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखी जा रही है। ये कीट इतना घातक होता है कि अगर समय से इसकी रोकथाम नहीं करे तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसलिए किसान इसे कैसे पहचाने और रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जानते हैं
कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी कुछ 1-2 साल से हमारे देश में एक बहुत सारे कीट पहले भी आए हैं, लेकिन एक नया कीट और आया है जिसको हमने फॉल आर्मी वर्म नाम दिया गया है, जो बाहर के देश से हमारे देश में एंटर हुआ है 2018 में। इस कीट के एंट्री करने के बाद में, क्योंकि यह कीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां पर इससे पहले अफ्रीकन देशों में जहां पे इसने इंट्रोड्यूस हुआ था, वहां पर बहुत ज़्यादा इसने के नुकसान पहुंचाने की वजह से, जो मक्का के ऊपर मुख्य रूप से ये खाता है, तो वहां पे नुकसान पहुंचाने की वजह से इसमें खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई थी। और मक्का हमारे देश में भी एक महत्वपूर्ण क्रॉप है, तो उसके ऊपर इसका पहली बार 2018 में प्रकोप देखा गया। और उसके बाद से ये कीट इतना तेजी से फैला है कि भारत के प्रत्येक राज्य में यह कीट देखने को मिलता है। और कीट की विशेषता यह है कि जैसे ही मक्का में इसका प्रकोप शुरू होता है, प्रकोप शुरू होते ही इसके बाद से पूरा का खेत आप देखेंगे कि फॉल आर्मी वर्म जो कीट है उसकी वजह से आपका जो मक्का की फसल है वो काफी प्रभावित होती है। ये कीट मादा अपने जीवन काल में करीब 1 से 2000 अंडे दे सकती है। ये कीट झुंड में आक्रमण कर पूरी फसल को कुछ ही समय में नष्ट करने की क्षमता रखती है। फॉल आर्मी वर्म का जीवन चक्र ग्रीष्मकाल में लगभग 30 दिनों का, बसंत एवं शरद ऋतु में जीवन काल 60 दिनों का हो जाता है और शीतकाल में बढ़कर 80 से 90 दिनों का हो जाता है। अंडे से निकली इल्लियां हल्के पीले रंग की होती है। सिर का रंग काला एवं नारंगी होता है। इल्ली के बढ़ने के साथ साथ रंग हरा, पीला, भूरा एवं काला हो जाता है। वयस्क इल्ली का रंग हल्के भूरे से गहरा भूरा होता है। पूर्ण विकसित इल्ली 30 से 36 मिलीमीटर लंबी होती है। अंडों से निकली छोटी छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खुरच कर खाती है। फलस्वरूप पत्तियों में सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। इल्लियां पौधों की पोगली के अंदर छुपी रहती हैं। बड़ी इल्लियां पत्तियों को खाकर उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल छेद कर नुकसान पहुंचाती है। जो पत्तियों के ऊपर पार्चमेंट टाइप के विंडो होल्स दिखाई दे रहे हैं बाहर से देखने पे, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हो गया है। और यह प्रकोप अगर देखेंगे तो जो उसका गोब है, जो वो होल है, उसके अंदर में भी आपको ये कीट दिखाई देगा, जो बहुत संख्या में हो सकता है या 1 या 2 हो सकता है। जो पार्चमेंट टाइप के विंडो होल्स पत्तियों पे दिखाई देंगे और होल में आपको बहुत सारा एक्सक्रीटा दिखाई देगा। प्रत्येक पौधा आपका इन्फेक्टेड मिलेगा जिस खेत में इसका प्रकोप हो जाता है। तो इस कीट का प्रकोप होने के बाद में इसका जो सबसे पहले इसके नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि नियंत्रण कब किया जाए, जब आपका जो सीडलिंग स्टेज से पहला होल बनने वाला स्टेज, गोब बनने वाला जो अवस्था आती है, उस अवस्था में आपको इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और उस अवस्था में इसमें आप एजाडिरेक्टिन या नीम आधारित कीटनाशक 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव ऐसे करें कि उसके जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें छिड़काव जाए। कई जगह इसमें साबुन के पानी का, मिट्टी के जो मिश्रण है उसका घोल का भी छिड़काव करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन फिर भी आप नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। यांत्रिक विधि के तौर पर सायंकाल में 7 से 9 बजे तक 3 से 4 की संख्या में प्रकाश प्रपंच एवं 6 से 8 की संख्या में बर्ड प्रचर प्रति एकड़ लगाना चाहिए। इन कीटों से बचाव के लिए फसलों की निगरानी एवं सर्वेक्षण कार्य करने चाहिए। अंडा परजीवी 2 से 5 टाइकोग्रामा कार्ड का प्रयोग अंडा देने की अवस्था में करने से इसकी संख्या में बढ़ोतरी में रोक लगाई जा सकती है। NPV 250, LE, नोमेरिया, रिलाई आदि जैविक कीटनाशकों का समय से छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। और जैसे ही ये कीट वहां पे जो होल बनना शुरू होता है और मक्का की बढ़वार होती है, उस समय में बहुत ज्यादा आता है, तो किसान भाई उस समय में कीटनाशकों का छिड़काव, जिसमें स्पाइनोट्रेम 0.5 ml पर लीटर
या फिर जो थायोमेथाक्साम और लेमडासाइलोथ्रीन का मिक्सर आता है उसका 1 ml प्रति लीटर, या फिर जो क्लोरेंट्रेलिप्रोल जो कोराजिन के नाम से मिलता है 0.4 ml प्रति लीटर पानी का आप छिड़काव करें। और छिड़काव में ध्यान रखें कि उसके मेन जो गोब है उसमें इसका छिड़काव हो। और जैसे ही इसके बाद की अवस्था निकल आती है तो उसमें आपको छिड़काव करने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन आप प्रत्येक कीट को पकड़ करके नष्ट कर सकते हैं ये। और इसका जो नियंत्रण है वो ध्यान रखें कम्युनिटी बेसिस, मीन्स जहाँ जहाँ पे मक्का में किए हैं सब लोग एक साथ करें, मक्का की बुआई एक साथ करें। उससे क्या होगा कि स्टेगर्ड मीन्स आपने पहले किसी ने मक्का लगाई उसमें आया, उसका संक्रमण बढ़ा, उससे बाद में जिसने मक्का लगाई उसके खेत में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो नियंत्रण है वो कम्युनिटी बेसिस पे, मीन्स आपको पूरे गांव को मिलकर के इसका उपचार एक साथ बुआई करें और उपचार एक साथ करें, जो मैंने आपको सलाह दी है। तो इस कीट से आप निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर RPC AU पूसा समस्तीपुर के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं तथा इसकी अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह में हल्का कुहासा छा सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्का की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई के बाद 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। समय से बोई गई गेहूं की 40 से 50 दिनों की फसल में दूसरी सिंचाई एवं अगात बोई गई गेहूं की फसल जो 60 से 65 दिनों की हो गई हो उसमें तीसरी सिंचाई के लिए इंतजार कर सकते हैं। पिछात बोई गई गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हो तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 125 किलोग्राम बूझा हुआ चूना एवं 125 किलोग्राम यूरिया को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। सरसों की फसल में लाही कीट की नियमित रूप से निगरानी करें। इस कीट से बचाव के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा का 1.0 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। मटर में फली छेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट के पिल्लू फलिया में जालीनुमा आवरण बनाकर उसके नीचे फलियों में प्रवेश कर अंदर ही अंदर मटर के दाने को खाती रहती है। कीट प्रबंधन के लिए लाइट ट्रैप का उपयोग करें। 15 से 20 टी आकार का खूंटी यानी वर्ड पर्चर प्रति हेक्टेयर लगाएं। अधिक नुकसान होने पर क्वानी नाल्फास या नोवाइल्यूरान का 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। बसंतकालीन गन्ना की रोपाई के लिए मौसम अनुकूल हो रहा है। रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें। पिछात आलू की फसल में कटवर्म या कजरा पिल्लू की निगरानी करें।
और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव माटुक, जिला नवादा के किसान तेज सिंह यादव ने। आप स्ट्रॉबेरी की फसल में प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं, तो तेज सिंह यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपके सम्मुख एक कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, कैसे आपकी आमदनी स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन से बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत सारे 2-4 टिप्स दूंगा आपको, ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आपकी आमदनी बढ़े और अच्छी इनकम मिले। सबसे पहले आपको स्ट्रॉबेरी इतना डिलीशियस प्लांट है और उसकी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत में गोबर का खाद तो दिए होंगे प्लांटेशन के वक्त, लेकिन बीच बीच में इंटरवल्स पे, डिफरेंट इंटरवल्स पे उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश देने की जरूरत है। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसीलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। उसी से आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फूल जल्दी आएगा और स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लावर रहेगा, और उसके अलावा अच्छा फल मिलेंगे और फ्रूट साइज भी बढ़ेगा, फल का साइज भी बढ़ेगा एंड बेटर अट्रैक्टिव कलर। आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी का एंथोसायनिन पिगमेंट जो होता है, ऊपर जो फल के पिगमेंट है, उसका ज़्यादा ब्राइटनेस होने से उसका इनकम है ज़्यादा, और पैकेज प्रैक्टिसेस में भी इजी रहेगा ताकि फल साइज बड़ा भी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। हर 15-20 दिन में आपको 20 दिन के इंटरवल में ड्रिप कर जो फिल्टर होता है उसके अंदर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश डालना है। मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं और 6% पोटैश होता है। उससे क्या है, ग्रोथ अच्छा होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आप जब क्रॉप हार्वेस्ट करोगे, मार्केटिंग करोगे, उसके बाद पौधा एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि पौधे की एनर्जी खत्म हो गई, तो उसको रिवोलेट करना है। इसलिए आपको रेगुलर 15-20 दिन के इंटरवल पे उसको खाद देना है। और बहुत ही सेकंड इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस में यह है कि उसके जो सकर्स निकलते हैं, रनर जो निकलते हैं, उसको किसी भी हालत में ग्रो करने नहीं देना है। पलवार बिछाना स्ट्रॉबेरी उत्पादन में ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये कार्य जमीन की ऊपरी सतह पर सूखे पत्तों, टहनियों या घास फूस से ढककर किया जाता है, परंतु आजकल पलवार बिछाने के लिए अधिकतर प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉबेरी में इसका प्रयोग करने से फल सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, इससे फलों को सड़ने से बचाया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों का नियंत्रण करने एवं सिंचाई की आवश्यकता को कम करने का कार्य ये करती है। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के कुछ समय पश्चात उनके आसपास विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। ये पौधों के साथ पोषक तत्वों, स्थान, नमी, वायु आदि के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। अक्टूबर में रोपे तो पौधे से नवंबर में फुटाव शुरू हो जाता है। फुटाव शुरू होने पर खेत की निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। मेरा सबसे गुजारिश है कि रनर्स जो भी निकलते हैं उसको तुरंत पिंचिंग करके निकालना है। निकालने से पौधे का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी और अगले सीजन के लिए आपको अच्छे फल देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है। पर्णजीवी थ्रिप्स, ये सूक्ष्म आकार का 1 मिलीमीटर से छोटा हल्के पीले भूरे रंग का कीट होता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही स्ट्रॉबेरी की पत्तियों एवं पुष्पन से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं, परंतु पुष्पन के समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके अलावा पैकेजिंग हम हमेशा जानते हैं कि आप नियर बाय मार्केट में आप अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं तो उसको बहुत ही स्मूथली हैंडल करना है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर स्क्रैचेस या ब्लैक स्पॉट्स, मिट्टी या दाग रह जाए तो उससे आपका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा, कम मिलेगा। इसलिए ब्राइटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ब्राइटनेस के लिए आपके पौधे को प्रॉपर पैकिंग करना है और ट्रांसपेरेंट पॉली पैक आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वो पॉली पैक खरीदें, उसमें पैक करें तो आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये सबसे गुजारिश है कि छोटे से टिप्स
आपको फॉलोअप करना है। और स्ट्रॉबेरी ऐसा पौधा है जिसमें कि ज़्यादा कीटनाशक दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप अपने जो रेगुलर प्रैक्टिस जो करते हैं वही प्रैक्टिस अडॉप्ट करें। बस मेरी 2 बातें याद रखें, जो फर्टिलाइजेशन की और रिमूवल ऑफ उसका जो रनर्स निकलते हैं उसको निकालना है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। और आगे भी किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं बिरसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आपको हमेशा मौजूद रहूँगा। धन्यवाद। और एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब